राधे राधे साथियों। तो हमने इससे पहले वीडियो में जो भी हमारी प्राचीन शिक्षा नीति प्राचीन शिक्षा व्यवस्था रही है प्राचीन काल से लेकर स्वतंत्रता से पहले तक, उस सभी का अध्ययन किया है। तो आज हम स्वतंत्रता के बाद के जो हमारे आयोग और कुछ शिक्षा नीतियां रही हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि यूजीसी नेट की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट विषय है, जो हर बार पूछा जाता है, वहीं से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है स्वतंत्रता के बाद जो है पहला आयोग जो आया था वो आया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है 1948 और 49 में आया था। हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ है, तो उसके एक साल बाद ही जो है हमारा पहला आयोग आ गया, विश्वविद्यालय आयोग 1948 और 49 में जो है इस आयोग का स्थापना वर्ष माना गया है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसके अध्यक्ष जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनके अध्यक्ष जो थे विश्वविद्यालय आयोग के। अब इस आयोग के उद्देश्य क्या क्या थे? तो सबसे पहले जो इनका उद्देश्य था भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना, कि जो हमारे विश्वविद्यालय की शिक्षा है उस शिक्षा की स्थिति कैसी है, तो उसको सबसे पहले उस स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन के बाद जो होता है हमेशा उपाय किए जाते हैं, तो उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के उपाय बताना। तो इन्होंने जो है पहले स्थिति का जायज़ा लिया, उसके बाद जो है शिक्षा में क्या स्तर में सुधार हो सकता है उनके बारे में सिफारिश की। तो अब इनकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या रही है जो विश्वविद्यालय आयोग है हमारा। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना का सुझाव दिया गया, तो यूजीसी की स्थापना हो। तो इसके कहने पर ही 1948 में जो है इन्होंने जो है सिफारिश की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो हमारा यूजीसी है आज के समय पर, उसकी स्थापना की जाए। उसके बाद अगला जो इन्होंने सिफारिश की, विश्वविद्यालय को स्वायत्तता दी जाए, मतलब उनको जो है अच्छी तरह से उनके लिए व्यवस्था प्रदान की जाए। उसके बाद अब अगला जो हमारा रहा है इनका सिफारिश रही है, शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। अब शिक्षा का जब हमारा प्राचीन काल की परंपरा से चली आ रही शिक्षा थी, तब तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था चरित्र निर्माण करना और मोक्ष की प्राप्ति करना था। लेकिन आधुनिक काल की शिक्षा है केवल रोजगार के लिए, और सही बात है, हम भी किसके लिए पढ़ रहे हैं? रोजगार के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है रोजगार है। लेकिन इन्होंने कहा रोजगार के लिए तो हो ही हो, लेकिन एक व्यक्ति जो है अच्छे चरित्र का निर्माण करके जाए, तभी जो है एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। उसके बाद इनकी जो सिफारिश थी, स्नातक शिक्षा की अवधि 3 वर्ष हो। जो स्नातक शिक्षा हम बीए करते हैं उस बीए को जो है 3 वर्ष की किया जाए, ये इन्हीं का ही जो था सिफारिश थी। और इसी के थ्रू आज कल जो शिक्षा चल रही है कि हमारी बीए जो है 3 साल की होती है। अब इसके बाद जो हमारी अगली इनकी सिफारिश रही, ट्यूटोरियल प्रणाली और सेमिनार पद्धति को बढ़ावा दिया जाए, जगह जगह सेमिनार करवाए जाए, जो भी होता है सेमिनार इत्यादि, इसी विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें थी। उसके बाद अगला जो हमारा आयोग है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग पहला आयोग रहा 1948 और 49 में, वो था विश्वविद्यालय आयोग। उसके अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब अगला जो हमारा आया है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये जो है 1952 और 53 में आया है। अब इसके दो जो अध्यक्ष थे, ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तभी इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इनके अध्यक्ष जो थे मुदालियर थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इस आयोग का दूसरा नाम मुदालियर आयोग भी है, जिसकी स्थापना जो है 1952 और 53 में हुई। अब इनके जो मुख्य उद्देश्य रहे हैं, पहले माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना, वही पहले
कोई भी समस्या का अध्ययन करेंगे हम। फिर पाठ्यक्रम को आधुनिक और उपयोगी बनाना। अब पाठ्यक्रम को किस प्रकार से आधुनिक और उपयोगी बनाए जाए, ये भी इनकी ही सिफारिश रही है। अब उनकी प्रमुख सिफारिशों में क्या क्या मुख्य था ये देखेंगे हम। अब माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने 2 भागों में बांटा जाए, ये सिफारिश की है। तो माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया। तो किस में बांटा गया? जूनियर सेकेंडरी जो 3 वर्ष की होती है, और हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी जो है ये जो हमारी 4 वर्ष की हो। जैसे 6th 7th 8th ये 3 वर्ष की हो गई, 6ठी 7वीं और 8वीं जो हम करते हैं। उसके बाद 4 वर्ष की क्या हो गई? 9th 10th 11th और 12th। इसके बाद जो है ये इस प्रकार से इस शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाए। उसके बाद अगला जो इनकी सिफारिश रही है, बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किया जाए। बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय, मल्टीपर्पस जहाँ स्कूल हो उनको स्थापित किया जाए। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, जो हमारी व्यवसाय करने के छात्रों को सिखाया जाए, व्यवसाय कैसा किया जाता है उस शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाए। उसके बाद जो है पाठ्यक्रम विविधता लागू किया जाए। पाठ्यक्रम में अलग अलग प्रकार की विविधता लाई जाए, ताकि छात्र जो है शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण कर पाए। उसके बाद अगला जो है हमारा आया है अगला जो आयोग है हमारा शिक्षा आयोग। तो शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अध्यक्ष जो है कोठारी है, दौलत सिंह कोठारी। ये आपको याद रखना है। इनको तभी अन्य नाम शिक्षा आयोग का क्या बना? कोठारी, क्योंकि इनके अध्यक्ष जो थे दौलत सिंह कोठारी थे। और ये 1964 और 66 में आया, 1964 और 66 में ये आयोग आया है। अब इसके जो मुख्य उद्देश्य रहे हैं, ये जो है स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यापक शिक्षा आयोग माना जाता है। और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं हमारे पास, भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाए। जो भी हमारी शिक्षा है उसको दोबारा से पुनर्गठन अच्छे व्यवस्थित किया जाए। अब इनकी सिफारिशें क्या क्या रही थी? इनकी सिफारिशें थी 10+3 शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए, जो आगे की भी गई। जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें जो है 68 में, उसमें जो है इस प्रणाली को भी लागू किया गया। तो ये उनकी उस समय की सिफारिश थी, लेकिन आगे इसको लागू कर दिया गया सभी। और शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% खर्च किया जाए। ये भी इसी में आया कि जो हमारी 100% हमारा खर्चा है उसमें से जो है 6% जो है शिक्षा पर, राष्ट्रीय आय जो है हमारी उसका 6% जो है शिक्षा पर ही खर्च किया जाए। और इनका था समान शिक्षा अवसर प्रदान किए जाए। सभी को समान शिक्षा जो है प्रदान की जाए, वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और इनका जो अगला 3 भाषा सूत्र लागू किया जाए, जो हमारी त्रिभाषा है, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और एक विदेशी भाषा। इस प्रकार से जो है त्रिभाषा, बच्चे 3 भाषाएं सीख सके, ऐसा सूत्र लाया जाए। उसके बाद अगला जो है हमारे पास विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक को सीख सके। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की सिफारिश की। इन्होंने ही जो है कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। और इसी के कहने पर फिर हमारी पहली जो हमारा ये आयोग आया है 64 से लेकर 66 तक, इन्होंने ये सिफारिशें की। उसके बाद इसी की सिफारिश से हमारा जो है पहली शिक्षा नीति आई। तो हमारी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, इसका नाम, पहली शिक्षा नीति का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में आई। अब ये नीति क्यों आई? ये नीति कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। यही हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कोठारी आयोग ने ही
कहा कि शिक्षा नीति लाई जाए। तो इसी कोठारी आयोग की सिफारिश से ये 1968 वाली जो है प्रथम शिक्षा नीति लाई गई। ये प्रथम शिक्षा नीति थी हमारी। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि हमारी प्रथम शिक्षा नीति कौन थी। तो ये 1968 में आई। अब इनके प्रमुख बिंदु क्या क्या रहेंगे, प्रमुख सुझाव क्या क्या थे। तो 3 भाषा सूत्र लागू किया जाए, ये ऊपर भी दिया गया था आयोग के द्वारा। और शिक्षा में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए शिक्षा में, सभी मिलजुल कर रहे हैं। विज्ञान और अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया गया, वैज्ञानिक और शोध इत्यादि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और शिक्षा के समान अवसर, जो हम पढ़ चुके हैं, सभी को शिक्षा के समान अवसर दिए जाए। उसके बाद अगली जो शिक्षा नीति रही है हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई। तो ये नीति जो है दूसरी शिक्षा नीति है हमारी। तो इस नीति को लागू किया जाता था जब प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। ये आपको याद, जब दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई तब कौन हमारे प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी जो थे हमारे इसके जो थे अध्यक्ष रहेंगे। और इनका जो है अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ, कार्यक्रम शुरू करना भी इसी शिक्षा नीति का सुझाव था 1968 में। और महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया इसी में 86 वाली नीति में। और नवोदय विद्यालय की स्थापना भी की गई। दूसरी नीतियों में कहा गया कि नवोदय विद्यालय की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना की जाए और बेसिक शिक्षा पर कार्यक्रम किए गए। तो ये थी हमारी दूसरी नीति। अब इसी का जो हमारी दूसरी नीति आई है 86 में, इसी को थोड़ा संशोधित किया गया। तो इसको संशोधित कब किया गया, इसी नीति को 1992 में। तो ये 1986 की नीति का संशोधित रूप है। जो हमारी 90, इसको हम तीसरी नहीं मानेंगे, तीसरी नीति नहीं मानेंगे, दूसरी ही रहेगी ये। बस इसी को जो है संशोधित किया गया। तो अब इनका क्या था, तो इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, तो ये जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्राइमरी स्कूल खोले जाए, ये इसका सुझाव था। शिक्षक शिक्षा में सुधार किया जाए, जो शिक्षक की शिक्षा कराते हैं BEd DLEd इत्यादि करवाई जाए। और प्राथमिक शिक्षा का थोड़ा विस्तार किया जाए, तभी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल खोले जाए। अब जो नई शिक्षा नीति हमारी 2020 में आई है, ये हमारी तीसरी नीति है और इसको नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है। तो इसको लागू करने के लिए नेतृत्व किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे के कस्तूरीरंगन थे, ये आपको याद रखना है। कस्तूरी रंगन रहेगा। तो के कस्तूरीरंगन जो है इस शिक्षा नीति के अध्यक्ष रहेंगे। और नेतृत्व किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी उस समय जो प्रधानमंत्री थे। अब इनकी जो फॉर्मूला है शिक्षा का, ये आपको संरचना क्या रहेगी ये याद रखना है विशेष तरीके से। ये बहुत बार पूछा जा चुका है UGC नेट में। 5+3+3+4 की शिक्षा नीति जो है इन्होंने जो है संरचना की है। 5+3+3+4 जो है शिक्षा नीति रहेगी। उसके बाद जो हमारा बहुविषयक शिक्षा है उस पर बल दिया गया। और एडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो हमारी आजकल जो है कॉलेज में बन रही है, ABCID जो बन रही है, सभी बच्चों की लगभग बन गई होगी ABCID। तो ये जो है इसी शिक्षा नीति में कहा गया कि सबकी ABCID होनी चाहिए, जिसको एडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। अब वही बात कि मातृभाषा में शिक्षा को बल दिया जाए कि छात्र जब नया नया प्राथमिक शिक्षा में आए तो जो है मातृभाषा पर बल दिया जाए। उसके बाद डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग जो है ये भी नई शिक्षा नीति में ही दी गई है।
तो इस प्रकार से जो था हमारा आज का विषय रहा है स्वतंत्रता के बाद शिक्षा। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब